तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संघर्ष समाधान में भूगोल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। संघर्ष के समाधान में भूगोल की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको बताना है। और संघर्ष मतलब क्या? संघर्ष मतलब दुश्मनी या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो किसी भी तरह का संघर्ष हो सकता है, जैसे किसी के साथ सीमा विवाद हो सकता है, जैसे हमारा चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। किसी के साथ नदी या फिर जल का विवाद हो सकता है, किसी के साथ संसाधन पर कब्जा करने का विवाद हो सकता है, कहीं पर क्षेत्रीय या फिर जातीय विवाद हो सकते हैं। तो ये सारे जो संघर्ष हैं उसके समाधान में भूगोल किस तरह से अपना रोल निभाता है, किस तरह से अपना भूमिका निभाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझ के जाइए किस तरह से हम आपको बता रहे हैं, उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। एक छोटा सा बस यहाँ पर भूमिका लिखा है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि मानव इतिहास में संघर्ष, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, एक सामान्य घटना रही है। मानव इतिहास में मतलब हमेशा से क्या है, तो संघर्ष किसी न किसी रूप में देखने को मिलता ही रहा है। देशों के बीच में सीमा विवाद, जल संसाधनों का बंटवारा, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, जातीय एवं क्षेत्रीय विवाद आदि समय समय पर संघर्ष का कारण बनते रहे। ये सब क्या, तो समय समय पर संघर्ष का कारण बनता रहा है किसी भी देशों के बीच में, चाहे वो सीमा विवाद, उससे कि हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, चाइना के साथ है, ठीक है। तो ये क्या है, संघर्ष का कारण हो सकता है। जल संसाधनों का बंटवारा, जैसे सिंधु नदी जल का जो हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ क्या है, उसमें विवाद है, तो ये भी आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, कौन कितना प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार कर रहा है, कब्जा कर रहा है। जातीय एवं क्षेत्रीय विवाद आदि समय समय क्या तो संघर्ष का कारण बनता रहा है। इसके कारण क्या तो संघर्ष उत्पन्न होता रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन संघर्षों के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति मतलब वो जो कर सकते हैं, उसके लिए जो कूटनीति तैयार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन भूगोल भी संघर्ष समाधान का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। ये सारे जो संघर्ष है वो किसके किसके द्वारा इसका निपटारा किया जा सकता है, राजनीति के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि इसमें जो भूगोल है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये भी क्या एक महत्वपूर्ण आधार है इन सारे संघर्षों को समाप्त करने का। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि भूगोल हमें यह समझने में सहायता करता है कि संघर्ष किन क्षेत्रों में किन भौगोलिक कारणों से उत्पन्न हुए हैं। जो भूगोल है ये क्या करता है, हमें ये समझने में सहायता करता है कि जो संघर्ष वो किन क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ है, किन भौगोलिक कारणों से उत्पन्न हुआ है, तथा उनका स्थायी और व्यवहारिक समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। अब जिस चीज के लिए, जैसे कि किसी के जगह पर संसाधन का विवाद है, तो वहां पर अगर हम लोग पानी का बात करेंगे तो होगा नहीं होगा। तो भूगोल ये सारी चीजों को समझने का हमें क्या करता है, प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है। आगे दोस्तों लोग यहाँ पर देख लेते हैं संघर्ष समाधान का अर्थ क्या होता है। अगर अभी तक संघर्ष समाधान का मतलब नहीं समझ पाए तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि संघर्ष समाधान का अर्थ उन उपायों और प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से दो या फिर दो से अधिक पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। इसको बोलते हैं संघर्ष समाधान, जहां पर क्या तो शांति या फिर शांतिपूर्ण तरीकों से क्या तो या फिर बातचीत करके, वार्ता करके क्या तो जो भी समस्या होता है, जो भी संघर्ष, उसका समाधान किया जाता है। इसको बोलते हैं संघर्ष समाधान। फिर से पढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि संघर्ष समाधान का अर्थ उन उपायों और प्रक्रियाओं से, ऐसे उपाय और ऐसे प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से दो या फिर दो से अधिक पक्षों या फिर दो या फिर दो से अधिक देशों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है, जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, उसी को बोलते हैं संघर्ष समाधान। और आसान भाषा में अगर आप इसको लिखना समझना चाहते हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि संवाद, समझौते, सहयोग और न्यायपूर्ण व्यवस्था के माध्यम से विवादों को समाप्त करने की प्रक्रिया को संघर्ष समाधान कहते हैं। इसका उद्देश्य केवल संघर्ष को रोकना नहीं, बल्कि अस्थायी शांति और सहयोग की स्थापना करना होता है। और ये जो संघर्ष समाधान का कह सकते प्रक्रिया होता है, तरीका होता है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि संघर्ष रोक दिया और काम हो गया, बल्कि अस्थायी शांति भी बनाए रखना है और सहयोग की स्थापना भी करना होता है। ये होता है इसका पूरा अर्थ। आगे दोस्तों लोग यहाँ पर देखते हैं संघर्ष समाधान में भूगोल की भूमिका क्या है। संघर्ष समाधान में भूगोल की क्या भूमिका है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहले तो यहाँ पर भूमिका निभाता है भूगोल, वो है संघर्ष के वास्तविक कारणों को समझने में सहायता। संघर्ष किस कारण से है, इस चीज को समझने में क्या करता है भूगोल, जो अपना भूमिका निभाता है, अपना कह सकते हो रोल निभाता है। कई संघर्षों के पीछे भौगोलिक कारण छिपे होते हैं, जैसे कि सीमा विवाद, संसाधनों का असमान वितरण या फिर नदी जल बंटवारे की समस्या। ये सारे क्या है, तो सब भौगोलिक समस्याएं हैं। भूगोल इन कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है और यह स्पष्ट करता है कि संघर्ष किन कारण उत्पन्न हुआ है, जो संघर्ष वो किस कारण से उत्पन्न हुआ है। जब वास्तविक कारण समझ में आते हैं तब समाधान ढूंढना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। और जब आपको पता चल जाता है कि वास्तविक कारण क्या है, ठीक है, एक्चुअल रीजन क्या है, तो उस समस्या का समाधान ढूंढना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। मतलब जितना पहले आसान था उससे ज्यादा आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि दो देशों के बीच नदी के जल के उपयोग को लेकर विवाद है, तो नदी के प्रवाह, जल उपलब्धता और
उपयोग के भौगोलिक अध्ययन से उचित समाधान निकाला जा सकता है कि नदी में जो जल वो किधर बह रहा है, किधर से शुरुआत हुआ था, ठीक है, उसका जल उपलब्धता कितना, नदी में कितना जल है, उसका उपयोग के लिए भौगोलिक अध्ययन से उचित समाधान निकाला जा सकता है। तो इस तरह से एक उदाहरण आपने यहाँ पर देख लिया। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग भूमिका देखते हैं भूगोल का, वो है सीमा विवादों के समाधान में सहायता। सीमा विवादों के समाधान में सहायता करता है। विश्व के अनेक संघर्ष सीमाओं के अस्पष्ट निर्धारण के कारण उत्पन्न होते हैं। आप भी गांव में जितना लड़ाई देखते हैं वो किस लिए होता है, जमीन के कारण अधिकतर होता है। उसी तरह से जो देश है उसमें भी किस लिए होता है, सीमा के कारण है, जो हमारा बॉर्डर है उसके कारण ही देशों में अधिकतर समस्याएं देखने को मिलती हैं। कहा जा रहा है कि विश्व के अनेक संघर्ष सीमाओं के अस्पष्ट निर्धारण के कारण उत्पन्न होते हैं। भूगोल की समस्या सहायता से मानचित्रण, सर्वेक्षण तथा आधुनिक तकनीकों जैसे उपग्रह चित्रों और जीआईएस का उपयोग करके सीमाओं का सही निर्धारण किया जा सकता है। अब जीआईएस क्या है, मैपिंग क्या है, सर्वेक्षण क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल एग्जाम में पढ़ लिए होंगे। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए गए होंगे सेमेस्टर 6 में, तभी आपने सारी चीजें पढ़ लिया होगा। सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, वहां पर आप डिटेल में चीज को समझ लिए होंगे। इससे सीमा विवादों को कम करने और अस्थायी समाधान खोजने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, जो सीमा विवाद है वो किन कारणों से है और उसके लिए अस्थायी समाधान क्या किए जा सकते हैं, उसमें उस चीज को खोजने में सहायता मिलता है। तो सीमा विवादों के समाधान में सहायता करता है। आप चाहे तो अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं कि सीमा विवादों के समाधान में सहायता करता है। अगला जो भूमिका हम लोग देखते हैं भूगोल का, वो है संसाधनों के न्याय संगत उपयोग में सहायता। जो भी संसाधन है उसका न्याय संगत मतलब सभी क्या है तो बराबर करे, और जितना उसका जरूरत है, जितना उसका अधिकार में, उतना ही क्या करे वो उपयोग करे। तो संसाधनों के न्याय संगत उपयोग में सहायता करता है भूगोल। जल, तेल, गैस और खनिज जैसे संसाधनों को लेकर कई बार संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। भूगोल संसाधनों के वितरण और उपलब्धता का अध्ययन करता है। भूगोल क्या करता है, जो संसाधन है वो कहाँ पर किस तरह से वितरण है उसका, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर पाया जाता है, इन सब बातों का, साथ में उपलब्धता कितना है, इन सभी बातों का वो अध्ययन करता है तथा यह सुझाव देता है कि इनका उपयोग किस प्रकार न्यायपूर्ण और सुसंगत संतुलित ढंग से किया जा सकता है। सिर्फ ये आकलन नहीं करता, सिर्फ ये डाटा नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए और किस तरह से संतुलित ढंग से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इससे संसाधनों को लेकर होने वाले तनावों को कम किया जा सकता है। तो संसाधनों के न्याय संगत उपयोग में सहायता करता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग भूगोल का भूमिका देखेंगे वो है नदी जल विवादों के समाधान में भूमिका। जो नदी जल विवाद है, कई तरह के नदी जल विवाद है, तो उसके समाधान में ये भूमिका निभाता है जो हमारा भूगोल है। कहा जा रहा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय नदियां एक से अधिक देशों से होकर के गुजरती हैं। बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जैसे कि सिंधु नदी है, तो कहाँ से, भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती है, तो ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो कहा जा रहा है कई अंतर्राष्ट्रीय नदियां एक से अधिक देशों से होकर के गुजरती हैं। ऐसी स्थिति में जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से क्या हो सकता है, जैसे हमारे क्षेत्र में भी वो नदी पाया जा रहा है और वही नदी आगे बह करके कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है, वही नदी आगे चल के कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, विवाद उत्पन्न हो सकता है। भूगोल नदी की लंबाई, प्रवाह, जल की मात्रा, वर्षा और उपयोग के पैटर्न का अध्ययन करके जल बंटवारे के व्यवहारिक समाधान का प्रस्तुत करता है। भूगोल क्या करता है, नदी की लंबाई नापता है, जांचता है, उसकी प्रवाह को देखता है, कितना तेज बह रहा है, कहाँ से बह रहा है, किधर बह रहा है, जल की मात्रा की उस नदी में कितना जल है, वर्षा और उपयोग के पैटर्न, वर्षा के आधार पर उपयोग के पैटर्न पर कि कितना जल वहां पर हर साल आता है, कितना उपयोग किया जाता है, इस सारे पैटर्न का अध्ययन करता है और जल बंटवारे के व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है, किस तरह से जल का बंटवारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, भारत तथा बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौते में भौगोलिक तथ्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे सिंधु नदी का जो हमारा यहाँ पर क्या विवाद है, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जो सिंधु नदी का हम लोग बात करें तो सिंधु नदी में 5 नदी को रखा जाता है। आपको पता है जो सिंधु तंत्र है, जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें 5 नदियां हैं। सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, ठीक है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो सिंधु को आप छोड़ दीजिए, 5 जो इसकी सहायक नदियां चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये सब क्या है तो मिलकर के सब सिंधु तंत्र को बनाते हैं, ठीक है, 5 इसकी सहायक नदियां हैं। तो जो सिंधु है मतलब भारत से जो बहकर के सिंधु जाता है, जो चिनाब है, जो झेलम है, उसमें से 80% जो पानी वो पाकिस्तान यूज कर लेता है और जो 20% पानी वो भारत यूज करता है। इसी तरह से जो इसकी सहायक नदियां जैसे कि रावी हो गए, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, इसमें से 80% पानी भारत यूज करता है और जो 20% पानी वो क्या करता है, पाकिस्तान यूज करता है। तो जिस तरह से जहां पर व्यवस्था बन रहा है, ठीक है, जिसका हिस्सा ज्यादा पर जहां पर पाया जा रहा है उसका उपयोग ज्यादा उस देश में किया जा रहा है। जैसे कि सतलज हो गया, ब्यास हो गया, ठीक है, रावी हो गया, इसका ज्यादा हिस्सा कहां पर है, भारत में है। तो इसलिए ये सारे जो नदियां हैं इसका 80% हिस्सा कौन यूज करता है, भारत करता है, और 20% कौन करता है, पाकिस्तान करता है। उसी तरह से जो सिंधु नदी है, झेलम नदी है, ठीक है, चिनाब है, ये सारी नदियां कहां पर अधिकतर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अधिकतर कहां पर ज्यादा पानी वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो 80% पानी का यूज कौन करता है, पाकिस्तान करता है, 20% कौन करता है, भारत करता है।
उसी तरह से अगर एक और बात हम करें, जो तीस्ता नदी है हमारा भारत और किसका, भारत और बांग्लादेश का, तो जो तीस्ता नदी है वो उनका भी समझौता कब हुआ था, 1983 में हुआ था। कब हुआ था, 1983 में तीस्ता समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1983 में। और आपको हम बताना भूल गए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता और 1983 में आपका तीस्ता जल समझौता। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो 36% पानी है वो कौन यूज करता है, बांग्लादेश यूज करता है। जो 39% पानी वो कौन यूज करता है, भारत यूज करता है। और बाकी जो पानी बच गया है, 25% पानी जो बच जाएगा वो कौन यूज करेगा, नदी में रहेगा। ठीक है, मतलब 36 और 39 कितना हो गया, 75, और 75 बाद 25 कितना हो गया, 100। तो इतना पानी जहां पर है उसका यूज इस तरह से बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, नदी विवाद हो सकता है। आगे दोस्तों हम लोग पांचों जहां पर इसका भूमिका देखते हुए, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता देता है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, समझ लेते हैं। कई बार विकास में क्षेत्रीय असमानता असंतोष और संघर्ष का कारण बनती है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी ये सहायता करता है। कई बार क्या है, तो विकास में जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं असंतोष और संघर्ष का कारण बन सकती है। भूगोल विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं का अध्ययन करके संतुलित क्षेत्रीय विकास की योजना बनाने में सहायता करता है। जब सभी क्षेत्रों को विकास के समान अवसर मिलते हैं तो संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। अगर सारे क्षेत्र सभी तरीके से विकास कर पाएंगे, समान तरीके से विकास कर पाएंगे, तो जो संघर्ष की संभावना वो कम हो जाएगा। छठा जो यहाँ पर इसका भूमिका हम लोग देखते हैं वो है आपदा और पर्यावरणीय संघर्षों का समाधान। आपदा और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ तथा पर्यावरणीय क्षति के कारण भी संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। जिस भी देश में, जिस भी क्षेत्र में अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो पहले से जो चीज वहां पर हो रहा था वो बदल जाएगा। वहां पर सूखा आ सकता है, बाढ़, पर्यावरणीय क्षति अगर होता है तो उस कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। भूगोल पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करके संसाधनों के सतत उपयोग और आपदा प्रबंधन की रणनीतियां विकसित करने में सहायता करता है। इससे पर्यावरणीय संघर्षों को कम किया जा सकता है। तो आपदा और पर्यावरणीय संघर्षों को समाधान करने में भूगोल क्या करता है, अपना भूमिका निभाता है। सातवां जो यहाँ पर पॉइंट है वो है शांति स्थापना और सहयोग को बढ़ावा देना। शांति स्थापना करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। भूगोल यह स्पष्ट करता है कि पड़ोसी देशों की समस्याएं और हित कई बार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और साझा संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देकर सहयोग की भावना को विकसित की जा सकती है। जो सटा हुआ क्षेत्र, ठीक है, जिसका सीमा सटा हुआ है। इस प्रकार भूगोल संघर्ष के बजाय सह-अस्तित्व और साझेदारी का मार्ग दिखाता है कि संघर्ष करने से अच्छा है कि दोनों क्या करें, मिल बांट के चीजों का यूज करें। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं संघर्ष समाधान में आधुनिक भौगोलिक तकनीकों की भूमिका। संघर्ष समाधान में जो आज का आधुनिक भौगोलिक तकनीक है, जैसे कि जीआईएस हो गया, ठीक है, रिमोट सेंसिंग हो गया, सारी चीजें, इसका क्या भूमिका है। आज आधुनिक तकनीकों ने संघर्ष समाधान को और अधिक प्रभावी बना दिया। जैसे कि जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस तकनीक की सहायता से सीमाओं, संसाधनों और विवादित क्षेत्रों का विशेष विश्लेषण किया जाता है। तो जीआईएस के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, जिसके कारण स्पष्ट क्या तो डेटा निकलता है और सब कुछ आराम से कर लिया जाता है। दूसरा जो समाधान कह सकते हैं वो है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। उपग्रह चित्रों के माध्यम से विवादित क्षेत्रों की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो सैटेलाइट है उससे जो भी विवादित क्षेत्र हैं उसके क्या है, सटीक जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ पर क्या है, कितना टेढ़ा मेढ़ा, सब कुछ यहाँ पर जाना जा सकता है। तीसरा जो इसमें समाधान हम लोग देख सकते हैं वो है डिजिटल मानचित्रण। सीमा निर्धारण और संसाधन प्रबंधन को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाता है। सीमा निर्धारण की कौन सा देश किस तरह से किस क्षेत्र से होकर गुजरेगा, संसाधन का प्रबंधन कैसे होगा, कहाँ पर संसाधन ज्यादा है तो उसको किस तरह से बांटा जाएगा, ये अधिक स्पष्ट और पारदर्शी से बनाया जाता है डिजिटल मानचित्रण से। इस तकनीकों से गलतफहमियां कम होती है और समाधान की प्रक्रिया आसान बन जाती है। आगे दोस्तों हम लोग संघर्ष समाधान में भूगोल का महत्व देख लेते हैं कि संघर्ष समाधान में भूगोल का क्या महत्व रहता है। तो पहला जो ये महत्व दिखाता है अपना वो है संघर्षों के वास्तविक कारणों की पहचान करता है। आपको ऊपर पढ़ाए हम बताए। सीमा विवादों के समाधान में ये सहायता करता है। जल और संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे का आधार प्रदान करता है। अगर किसी भी देशों में जल से संबंधित कोई समस्या है तो उसको सुलझाने में काम करता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास को ये बढ़ावा देता है। सभी क्षेत्र क्या है तो संतुलित विकास कर सके, इस चीज को बढ़ावा देता है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट हुआ है पर्यावरणीय और संसाधन संबंधित संघर्षों को कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति स्थापना को प्रोत्साहित करता है तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया का अधिक वैज्ञानिक बनाता है। जो आधुनिक तकनीक जैसे जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, डिजिटल मानचित्रण, ये सब क्या है तो आज की तकनीक है। इसके माध्यम से जो निर्णय प्रक्रिया उसको अधिक वैज्ञानिक बना पाता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा बस हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि संघर्ष समाधान में भूगोल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक है। यह संघर्षों के कारण की पहचान करने, सीमाओं और संसाधनों से जुड़े विवादों का समाधान खोजने तथा सहयोग और शांति को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इसकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ा दिया है। इसलिए वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अस्थायी शांति और संतुलित विकास की स्थापना के लिए भूगोल का योगदान अनिवार्य माना जाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप लोग, एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप ही के लिए बेहतर होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो आपके मित्र बंधु होंगे, जो आपके भाई बहन होंगे, जो दोस्त होंगे, ठीक है, या फिर और भी कोई होंगे, तो उनको जो सेमेस्टर 1 2 3 4 5 कहीं पे पढ़ रहे होंगे, तो उनको उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी क्या चैनल को सब्सक्राइब कर सके। क्योंकि सिर्फ सेमेस्टर 7 या फिर 8 का नहीं, बल्कि सेमेस्टर 1 to 8 सारे स्टूडेंट की तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को उन तक भी शेयर कर दिए, ताकि वे लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके और अच्छे से अच्छे जगह पर पढ़ सके। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।